पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, एक जहरीली कनखजूरा निगल लिया। जब मैंने कक्षा का दरवाजा धक्का देकर खोला तो सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था और मेरे भीतर अब भी उस जहरीली कनखजूरा की वजह से भयंकर दर्द हो रहा था। लेकिन जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख देखी, 15 जून 2026, मैंने अपना मुंह खोला और सन्नाटे के बीच हंस पड़ा। तुम पागल हो क्या, सन की कहीं का? प्रोफेसर ने सामने बैठे लिनवे को डांटा, फिर मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा, जैसे मैं कोई पागल जंगली जानवर हूं। मेरी नजर लिनवे पर पड़ी। पिछले जन्म में एक ताकतवर व्यक्ति को खुश करने के लिए लिनवे ने खुद मुझे जॉम्बी की भीड़ में धकेल दिया था। मैं जानता था कि दुनिया को निगल जाने वाली वह जहरीली धुंध आने में अब 2 घंटे से भी कम समय बचा था। वह काली कनखजूरा जो इस समय प्रयोगशाला में छिपी हुई थी, इस धुंध के आने के बाद एक ऐसे स्तरीय आपदा में बदलने वाली थी, और 10 साल बाद उसी ने मेरी जान ली थी। पिछले जन्म में मैं उसी कनखजूरा की वजह से मरा था, इसलिए दोबारा जन्म लेने के बाद मेरा पहला काम उसे निगलना ही था। मैंने किसी की परवाह नहीं की और कक्षा से बाहर भाग गया, मानो मैं उसी भयानक भविष्य की ओर दौड़ रहा था जिसे एक बार पहले देख चुका था। मैंने अग्निशमन कुल्हाड़ी से प्रयोगशाला का दरवाजा तोड़ा और उस छोटे से जीव को ढूंढ निकाला जो जल्द ही एक भयानक आपदा बनने वाला था। वह अभी भी कांच की बोतल में तड़प रहा था, उसे अपने आने वाले भविष्य का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने कांच की बोतल उठाई और जहरीली धुंध आने से ठीक पहले मैंने उसे जीवित ही निगल लिया। उसका कठोर शरीर मेरे गले से नीचे उतरा और जहरीले तरल ने मेरे शरीर में भयंकर प्रतिक्रिया पैदा कर दी। मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मेरी त्वचा फटने लगी और फिर ठीक होने लगी। मेरे शरीर में लगातार बदलाव होने लगा। बाहर से चीखें सुनाई देने लगीं। धुंध आ गई, कयामत शुरू हो गई। उन्हें बहुत जल्द पता चलने वाला था कि भेड़ का मांस खाने वाला इंसान भेड़ में बदल जाएगा, बतख का मांस खाने वाला बतख में बदल जाएगा। लेकिन जब बाकी सभी लोग घबराकर भाग रहे थे, तब तक मैं खुद आपदा को निगल चुका था। इस जन्म में मैं दोबारा किसी का शिकार नहीं बनने वाला था। मैंने अचानक अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। मेरे कपड़े शरीर के बदलाव के कारण फट चुके थे। मैंने अपने हाथों को देखा। वे लंबे और साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें कोई खास ताकत नजर नहीं आ रही थी। तभी मैंने मन में सोचा, कड़क! मेरी पांचों उंगलियों से काली हड्डियों जैसी 5 नुकीली संरचनाएं बाहर निकल आईं। वे तलवार की तरह चमक रही थीं। प्रतिभा, जागृत, आपदा सहजीवी, एस स्तर। इसमें सभी जहरों से प्रतिरोध, शरीर का पुनर्निर्माण, बाहरी कंकाल को मजबूत करना और जहरीले पदार्थों को नियंत्रित करने जैसी क्षमताएं थीं। सफल हो गया। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और शरीर के भीतर मौजूद भयानक शक्ति को महसूस किया। मेरे मुंह से धीमी हंसी निकल गई। वह हंसी खाली पड़े भवन में गूंजने लगी। तभी प्रयोगशाला का दरवाजा अचानक एक जोरदार ताकत से टूटकर अंदर आ गिरा। धूल हटने के बाद दरवाजे पर एक विकृत आकृति दिखाई दी। वह स्कूल का सुरक्षा गार्ड जांग होंग था, लेकिन अब उसे इंसान कहना मुश्किल था। उसका शरीर बुरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा का रंग बदल गया था और उसके पूरे शरीर पर अजीब उभार दिखाई दे रहे थे। जहरीली धुंध के पहले ही प्रभाव में जंग होंग ने अत्यधिक मात्रा में धुंध अपने अंदर ले ली थी। इस वजह से वह सामान्य जॉम्बी अवस्था को पार करके सीधे प्रथम स्तर के म्यूटेंट में बदल गया था। जंग होंग ने जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी धुंधली आंखें तुरंत मुंह पर टिक गईं। उसके अंदर सिर्फ जीवित इंसान के मांस की भूख बची थी। बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे अभी अभी विकसित हुए इस शरीर को आजमाने के लिए एक लक्ष्य चाहिए था। जंग होंग दहाड़ते हुए मेरी ओर दौड़ा। उसका हर कदम जमीन को हिला रहा था। उसने अपनी बेहद मोटी बदली हुई बांह उठाई और पूरी ताकत से मेरे सिर की तरफ हमला किया। उस वार की ताकत कम से कम 500 किलो थी। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो वह एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो जाता, लेकिन मैंने बस हल्का सा शरीर मोड़ा। मेरी गति इतनी तेज थी कि हवा में सिर्फ एक धुंधली छवि दिखाई दी। जंग होंग का हमला जमीन पर जा लगा और वहां बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन मैं पहले ही उसके बगल में पहुंच चुका था। बहुत धीमे हो। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरी उंगलियों से काली नुकीली हड्डियां बाहर निकलीं। मैंने उसके शरीर पर हल्का सा वार किया और अगले ही पल जंग होंग जमीन पर गिर चुका था। एक ही वार में जीत। यही एसएसएस स्तरीय प्रतिभा और सामान्य प्रथम स्तर के म्यूटेंट के बीच का अंतर था। मैंने जमीन पर पड़े शरीर की ओर देखा तक नहीं। मैं उसके पास गया और उसके शरीर से एक छोटी सी धूसर क्रिस्टल जैसी वस्तु निकाल ली। यह है आपदा के युग की मुद्रा और शुद्धिकरण की शक्ति का स्रोत भी। मैंने उस क्रिस्टल को मुंह में डालकर निगल लिया। एक गर्म ऊर्जा मेरे शरीर में फैल गई। अभी अभी हुई लड़ाई से खर्च हुई थोड़ी सी ऊर्जा भी तुरंत वापस आ गई। अभी भी काफी नहीं है, बहुत कम है। मैंने प्रयोगशाला के बाहर देखा। पूरा कैंपस अब जहरीली धुंध से ढका हुआ था। चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरी आंखों में उस नरक जैसे दृश्य की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकारी जैसी कठोर मुस्कान थी। मैंने जमीन पर पड़ी अग्निशमन कुल्हाड़ी उठाई और झांग होंग के शरीर को पार करते हुए धीरे धीरे प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। जो कैंपस कभी परिचित हुआ करता था, वह अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। भाग रहे छात्रों पर पीछे से दूसरे छात्र टूट पड़ रहे थे। हाँ था, मुझे मत पकड़ो और तेज भागो, वरना वे हमें पकड़ लेंगे।
करीब 10 से ज्यादा छात्रों का एक समूह बिना दिशा के भागता हुआ मेरी ओर आ रहा था। उनके शरीर पर खून लगा था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आगे बास्केटबॉल की जर्सी पहने एक लड़का था। उसके हाथ में पोचे का डंडा था। वह रास्ते में आने वाले छात्रों को धक्का देता हुआ सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा रेंगने वाला जीव था। वह पहले स्कूल की कैंटीन में काम करने वाली महिला थी, लेकिन अब उसके शरीर में भयानक बदलाव आ चुका था। वह जमीन पर किसी मकड़ी की तरह रेंग रही थी। उसके मुंह से एक लंबी जीभ बाहर निकली और उसने पीछे भाग रहे एक मोटे छात्र को पकड़ लिया। मुझे बचाओ, लिहाओ! मोटे छात्र ने पास के पेड़ को पकड़ लिया और निराश होकर लिहाओ की तरफ हाथ बढ़ाया। लिहाओ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसने रुकने के बजाय और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने पास मौजूद एक लड़की को भी पीछे धकेल दिया, ताकि राक्षस का ध्यान उसकी ओर चला जाए। इंसानियत कितनी भी बार देखो, फिर भी यही सबसे मनोरंजक चीज लगती है। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मेरे दोनों हाथ जेब में थे। मैं ठंडी नजरों से इस तमाशे को देख रहा था। तभी वे लोग मेरे सामने आ पहुंचे। हट रास्ते से! ली हाओ ने मुझे रास्ते में खड़ा देखा। इस मुश्किल समय में उसने मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। उसने मुझे सिर्फ एक बाधा समझा और हाथ में पकड़ा डंडा मेरी ओर घुमा दिया। वह मुझे पीछे मौजूद राक्षस की तरफ धकेलना चाहता था। रास्ते से हट! लेकिन डंडा मेरे कंधे से कुछ सेंटीमीटर पहले ही रुक गया। मैंने सिर्फ एक उंगली उठाकर उसके हाथ को रोक दिया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ली हाओ। दोबारा ऐसा करोगे तो ज्यादा दर्द होगा। आसपास भाग रहे छात्र इस दृश्य को देखकर रुक गए। कुछ पल के लिए वे अपने पीछे मौजूद राक्षस को भी भूल गए। मैंने जमीन पर पड़े लिहाओं पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर भीड़ के पार उस राक्षस पर थी, जो अभी भी उस मोटे छात्र का पीछा कर रहा था। उस राक्षस ने भी मेरे शरीर से निकल रही उसी प्रजाति की ऊर्जा को महसूस कर लिया, लेकिन मेरे भीतर की शक्ति उससे कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर की थी। वह रुक गया। उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। अगर तुम खा चुके हो तो अपना क्रिस्टल निकालकर खाने का पैसा दे दो, मैंने शांत स्वर में कहा। अगले ही पल मेरा शरीर अपनी जगह से गायब हो गया। लोगों को सिर्फ हवा का झोंका महसूस हुआ, और जब उन्होंने दोबारा देखा तो मैं उस विशाल राक्षस की पीठ पर खड़ा था। मैंने एक हाथ से उसका सिर पकड़ लिया। मेरे दाहिने हाथ की नुकीली हड्डी जैसी संरचना घूमने लगी। मैंने उसे सीधे उसके सिर की ओर वार किया। कुछ ही क्षण बाद वह विशाल राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान शांत हो गया। मैंने उसके शरीर से एक हरे रंग का क्रिस्टल निकाला, उसे अपने कपड़े से साफ किया और जमीन पर छलांग लगा दी। वे सभी छात्र मुंह खोले मुझे देखते रह गए। मैं राक्षस के पास खड़ा था, लेकिन मेरे शरीर पर लगभग कोई निशान नहीं था। उनकी आंखों में पहले डर था, फिर हैरानी और आखिर में उम्मीद। ये उस व्यक्ति की नजर थी जो डूबने के बाद आखिरी सहारे को पकड़ लेता है। सभी लोग तुरंत मेरी ओर दौड़ पड़े। कुछ देर पहले तक जो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, अब वे मुझे ऐसे घेर रहे थे जैसे मैं ही उनका आखिरी सहारा हूं। तभी सबसे आगे मौजूद लिहाओ उठ खड़ा हुआ। तुम इतने ताकतवर हो तो पहले मदद क्यों नहीं की? तुम्हारी वजह से इतने सारे छात्र मारे गए। हाँ, ये सही कह रहा है। तुम्हें सबको जवाब देना होगा। हमें भी इसका जवाब चाहिए। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने लीहाओ को एक लात मारकर दूर कर दिया। वह वहीं शांत पड़ गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, देखो, जॉम्बी वायरस ने हमारे सीधे साधे और नेक छात्र को भी संक्रमित कर दिया है। मैंने घृणा से कहा। उसी समय शिक्षण भवन की दिशा से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अभी यहां हुई हलचल ने और भी बड़े जॉम्बी समूह को आकर्षित कर लिया था। तुम लोगों की किस्मत अच्छी रहे। मैंने इतना कहा और घनी धुंध के भीतर तेजी से गायब हो गया। मेरे पीछे उन छात्रों की निराश चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कोई भावना नहीं थी। मेरा दिल असामान्य रूप से शांत था, बल्कि मैं यह सोच रहा था कि अगला भोजन कहाँ मिलेगा। इस आपदा के युग में पहले कमजोर और भावुक लोग खत्म होते हैं, और जो कठोर बनकर जीता है वही लंबे समय तक जीवित रहता है। जांगचंग यूनिवर्सिटी का जीवन सुपरमार्केट ईस्ट कैंपस और रिहायशी इलाके के बीच स्थित था। आमतौर पर यह छात्रों की पसंदीदा जगह थी, लेकिन इस समय यह एक विशाल कांच के डिब्बे जैसा बन चुका था। अंदर लगभग 50 डरे हुए लोग फंसे हुए थे। सुपरमार्केट का शटर आधा बंद था। कांच की खिड़कियों को रैक और पानी की पेटियों से बंद किया गया था। बाहर दर्जनों जॉम्बी लगातार कांच पर हमला कर रहे थे। कांच पर जगह जगह हाथों के निशान पड़ चुके थे। अंदर की हवा भारी थी। पसीने की गंध, इंस्टेंट नूडल्स की गंध और घबराए हुए लोगों के कारण पैदा हुई बदबू पूरे स्टोर में फैली हुई थी। लगभग 50 लोग वहां जमा थे। भीड़ के बीच सफेद ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी ड्रेस पर धूल लगी हुई थी और चेहरा डर से भरा था। फिर भी उसकी खूबसूरती साफ दिखाई दे रही थी। वह थी लिनवे, जांगचंग यूनिवर्सिटी की मशहूर कैंपस ब्यूटी, और पिछले जन्म में वही मेरी देवी थी। इस समय वह एक मेज पर खड़ी थी। उसके हाथ में स्पीकर थी। आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास था। सब लोग घबराओ मत। मैंने फोन से कैंपस के बाहर मौजूद अपने मामा से संपर्क किया है। वह सैन्य क्षेत्र के एक बड़े अधिकारी हैं। सेना जल्द ही हमें बचाने आएगी। अभी मौजूद सामान सबको नियम के अनुसार बांटा जाएगा। लड़के दरवाजे की रक्षा करेंगे, लड़कियां सामान व्यवस्थित करेंगी, और अगर किसी ने खाना छिपाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके आदेश पर कुछ मजबूत लड़के उसके आसपास खड़े हो गए। वे दूसरे छात्रों पर हुक्म चलाने लगे।
चश्मे वाले, चॉकलेट छिपाकर मत खाओ, बाहर निकालो। और तुम दरवाजे पर जाकर मदद करो। लिनवेई ने अपने नियंत्रण में आती स्थिति को देखा और उसकी आंखों में संतुष्टि दिखाई दी। वह बहुत समझदार थी। इस अराजक दुनिया में जीवित रहने के लिए सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि अधिकार भी जरूरी था। भले ही यह अस्थायी व्यवस्था हो, जब तक उसके पास बोलने का अधिकार है, वह यहाँ की रानी थी। अचानक सुपरमार्केट के पीछे मौजूद फायर डोर से एक जोरदार आवाज आई। भारी लोहे का दरवाजा जैसे किसी बहुत ताकतवर चीज से टकराया हो। पूरा दरवाजा हिल गया। क्या हुआ? पीछे का दरवाजा तो बंद था। लिनवे का चेहरा बदल गया। वह चिल्लाई, जल्दी जंग जंग, कुछ लोगों को लेकर दरवाजा संभालो। समझ गया, चलो। कुछ लड़के तुरंत पीछे की ओर दौड़े। तभी धड़ाम, फायर डोर जोरदार ताकत से टूटकर अंदर आ गया। धूल के बीच एक दुबली आकृति हाथ में अग्निशमन कुल्हाड़ी लिए अंदर आई। उसने फटी हुई सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। उसके शरीर पर अजीब बैंगनी निशान थे। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी चमक थी जिसे देखकर हर कोई डर जाए। पूरा सुपरमार्केट शांत हो गया। सभी को लगा कि कोई जॉम्बी अंदर घुस आया है। लोग डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन लिन वेई ने उसका चेहरा देखते ही आंखें बड़ी कर लीं। शू जिंगचन? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी नज़र में शू जिंगचन एक शांत और गरीब छात्र था। कभी कभी वह उसे संकोच और पसंद की नज़रों से देखा करता था, और 1 घंटे से भी कम समय पहले वह कक्षा से किसी पागल इंसान की तरफ बाहर भाग गया था। लेकिन अब सामने खड़ा चू जिंगचन पूरी तरह अलग दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से एक डरावना दबाव निकल रहा था। उसकी आंखों में न कोई झिझक थी और न ही कोई मानवीय भाव। उसका दबाव बाहर मौजूद जॉम्बीज से भी ज्यादा डरावना था। मैंने लोगों की भूखी नजरों को नजरअंदाज किया और सीधे हाई कैलोरी खाने वाले सेक्शन की तरफ चला गया। अभी अभी हुई लड़ाइयों में मेरे शरीर ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। इस समय मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं पूरा बैल भी खा सकता था। मैंने एक महंगा इंपोर्टेड स्नैक उठाया और उसे बिना ज्यादा चबाए निकल गया। फिर मैंने एक एनर्जी ड्रिंक की कैन उठाई, उसे हाथ से दबाकर खोला और सीधे पी गया। तभी मेरे पास मौजूद जंगचंग बोला, सामान सबके बीच बांटा जा रहा है, क्या तुम्हें नियम समझ नहीं आते? जंगचंग उसका सबसे बड़ा समर्थक था। वह ताइक्वांडो क्लब का अध्यक्ष भी था। वह लिनवे के सामने खुद को साबित करने के लिए हिम्मत करके मेरे सामने खड़ा हुआ, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। मैंने एक और पैकेट बीफ जर्की खोला। नियम? मैंने मुड़कर पूछा। मेरे मुंह में अभी भी खाना था। यहाँ के नियम किसने बनाए हैं? जंग ने कहा, अभी हालात बहुत खराब हैं, सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा। तुम्हारा इस तरह खाना सामूहिक सामान की चोरी है। लिनवे भी अब संभल चुकी थी। उसने मुझे निडर होकर खड़े देखा। हालांकि उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी और मेरे लड़ाई से लौटे हुए शरीर को देखकर उसके मन में तुरंत एक विचार आया। अगर वह इस आदमी को अपनी टीम में शामिल कर सके तो उसकी सुरक्षा काफी बढ़ जाएगी। इसलिए उसने तुरंत एक मासूम सा चेहरा बनाया। जंग की बात दिल पर मत लेना, लेकिन बाहर हालात बहुत खराब हैं। हम सभी को एकजुट रहना होगा। तुम्हारी लड़ने की क्षमता काफी अच्छी लगती है। अगर तुम हमारी सुरक्षा टीम में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें उपकप्तान बना सकती हूँ, और तुम्हें बाकी लोगों से दोगुना सामान मिलेगा। यह साफ तौर पर डर और लालच दोनों का इस्तेमाल करने की चाल थी। पिछले जन्म में इसी तरीके से उसने अनगिनत लोगों को अपने नियंत्रण में रखा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरे कंधे तक उस हंसी से कांपने लगे। उपकप्तान और दोगुना सामान? मैं धीरे धीरे लिनवे की ओर बढ़ा। जंगचंग मुझे रोकने के लिए आगे आया। मैंने बस हाथ हल्का सा घुमाया। पैट! एक तेज आवाज हुई। जंगचंग का मजबूत शरीर दूर जाकर सामान के रैक से टकरा गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे सुपरमार्केट में हलचल मच गई। जो लड़के अभी कुछ करने की सोच रहे थे, वे तुरंत पीछे हट गए। ये इंसान है भी या नहीं? एक ही थप्पड़ में ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष को गिरा दिया। मैं लिनवे के सामने पहुंचा। लिनवे डरकर पीछे हट गई और मेज पर बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। शू जिंगचन, हम सहपाठी हैं। तुम पहले मुझे पसंद करते थे, है ना? मैंने हाथ बढ़ाकर लिनवे की ठुड्डी पकड़ ली। मेरी उंगलियां लोहे की तरह ठंडी थीं। मेरी उंगलियों के सिरों से हड्डी जैसे नुकीले कांटे हल्के से बाहर निकले हुए थे, जो लिनवे की नाजुक गर्दन की मुख्य नस पर टिके थे। पहले वाला शू चिंचन सच में अंधा था। मैं उसके कान के पास झुका और मेरी आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। मैं तुम्हें एक असली नियम बताना चाहता हूँ। इस अंत के समय में ताकतवर की दया को वरदान कहा जाता है, लेकिन कमजोर की मांग को अपनी मौत बुलाना कहा जाता है। तभी सुपरमार्केट के मुख्य दरवाजे के पास लगी पहले से ही टूटने की हालत में पहुंच चुकी कांच की दीवार से अचानक एक भयानक टक्कर की आवाज आई। करीब 3 मीटर लंबा एक विशाल जॉम्बी दरवाजे को रोक कर रखे सामान के रैक को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। उस जॉम्बी की पूरी त्वचा धातु जैसी धूसर सफेद थी। उसकी दोनों भुजाएं विशाल हड्डी के हथियारों में बदल चुकी थीं। उसका मुंह भयानक तरीके से खुला हुआ था और उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। राक्षस अंदर आ चुका था। भीड़ पूरी तरह घबरा गई। सभी लोग चीखते हुए पीछे के दरवाजे की ओर भागने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। मुझे बचाओ! पुलिस, मुझे बचाओ! मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारी औरत बन सकती हूं। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। लिनवे जानती थी कि इस समय केवल यही आदमी जिंदा बच सकता है। मैंने नीचे कांपते हुए लिनवे के चेहरे की ओर देखा। मेरी आंखों में ठंडापन चमका। मैंने अचानक लिनवे को पकड़कर उसी दिशा में जोर से धक्का दे दिया, जिस तरह उसने पिछले जन्म में मुझे धक्का देकर गहराई में गिरा दिया था। वह लड़की
जो पिछले जन्म में खुद को सबसे ऊंचा समझती थी और मुझे नरक में धकेल चुकी थी, इस समय दीवार से टकराकर बेबस होकर गिर पड़ी। मैंने उन 2 सेकंड का फायदा उठाया जब राक्षस का ध्यान लिनवे की ओर था। मेरा शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। मैं ऊंची छलांग लगाकर उस राक्षस के कंधों पर जा उतरा। मेरी उंगलियों से निकले हड्डी के कांटे सीधे उसकी आंखों की ओर जा धंसे। राक्षस ने दर्द से भरी भयानक चीख निकाली और उसका विशाल शरीर जमीन पर जा गिरा। मैं जमीन पर उतरा, जल्दी से उसका ऊर्जा कोर निकाला और फिर पास पड़े एक ट्रैवल बैग को उठा लिया। मैंने रैक पर रखे हाई कैलोरी खाने को तेजी से बैग में भरना शुरू कर दिया। सब कुछ करने के बाद मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दीवार के कोने में पड़ी घायल लिनवे को वहीं छोड़ दिया। जो शू चिंगचन कभी छोटी सी बात पर भी शर्म से लाल हो जाता था, वह पहले ही मर चुका था। अब जो जिंदा था, वह नरक से वापस आया हुआ पुनर्जन्म लेने वाला इंसान था। मैं सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं गया। मेरे शरीर की हर मांसपेशी चीख रही थी। ये उस जहरीले कनखजूरा के जहर और मेरे शरीर के मांस के मिल जाने के बाद पैदा हुई भूख थी। मेरा शरीर और भी शुद्ध ऊर्जा की तलाश कर रहा था। मेरे कदम जियांगचेनक यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिकल बोटैनिकल गार्डन की ओर मुड़ गए। आगे वही जगह थी जहां उस विशेष पुलिस दल की मौत हुई थी। वहां का बूढ़ा माली जल्द ही एक 100 साल पुराने प्राचीन ड्रैगन ट्री के साथ मिलकर एक प्रथम स्तर का फॉरेस्ट सर्वेंट बनने वाला था। उसका वुड टाइप एनर्जी कोर मेरे शरीर में मौजूद हिंसक जहर को स्थिर करने की सबसे अच्छी दवा थी। बोटैनिकल गार्डन का कांच का गुंबद काले फंगस जैसे तंतुओं से ढका हुआ था, मानो कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे पड़ी सूखी पत्तियां और बेलें बेहद अजीब तरीके से हिलने लगीं। अचानक जमीन के नीचे से अनगिनत बेलें बाहर निकल आईं। उनके सिरे खुलकर भयानक मुंह जैसे आकार में बदल गए, लेकिन मेरी पीठ के पीछे पहले ही 4 अतिरिक्त हड्डी जैसे अंग निकल चुके थे। कनखजूरा के जीन ने मेरे शरीर को अतिरिक्त अंग दे दिए थे। छिपकर हमला करने वाली बेलें उन हड्डी के अंगों से जमीन पर रोक दी गईं। तभी मैंने बरगद के तने पर उभरता हुआ इंसानी चेहरा देखा। बूढ़े माली की धुंधली आंखें अब पेड़ की गांठों में बदल चुकी थीं। उसका निचला शरीर पूरी तरह जड़ों के साथ मिल चुका था। पेड़ की जड़ों पर कई सूखे अवशेष लटके हुए थे, जैसे उसने उन्हें अपने संग्रह के रूप में संभाल कर रखा हो। पेड़ के तने से भारी गूंज सुनाई दी। पूरा बोटैनिकल गार्डन अचानक जैसे जिंदा हो उठा। सैकड़ों जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल आईं। आसमान तक जड़ों का जाल फैल गया। लेकिन ज्यादा संख्या का मतलब ज्यादा ताकत नहीं होता। मैंने दोनों हाथ फैलाए। मेरे चारों ओर मेरा पॉइजन डोमेन फैल गया। बैंगनी जहरीली ऊर्जा मेरे शरीर के चारों ओर फैल गई। जहां भी वह जड़ों को छूती, वे तुरंत कमजोर होकर टूटने लगती। मैं जहरीली ऊर्जा के बीच तेजी से आगे बढ़ा। मेरी 4 हड्डी जैसी भुजाएं किसी मांस काटने वाली मशीन की तरह घूमने लगीं। हरी शाखाएं बारिश की तरह बरसने लगीं। मैं उन्हें काटता हुआ पेड़ के तने के सामने पहुंच गया। मेरे दाहिने हाथ की प्राचीन हड्डी की तलवार उस इंसानी चेहरे की ओर चली। पेड़ ने गरजते हुए अपनी जड़ों से एक ढाल बना ली, लेकिन मेरी हड्डी की तलवार पर न्यूरोटॉक्सिन लगा हुआ था। जैसे ही तलवार ने ढाल को काटा, जहर जड़ों के भीतर तेजी से फैल गया। वह अचानक स्थिर हो गया। पेड़ की नसें भी आखिर नसें ही थीं। मैं पेड़ के तने पर चढ़ गया और अपनी 5 धारदार हड्डियों को उसके माथे के बीचों बीच घुसा दिया। एक पन्ने जैसी हरी चमक वाला एनर्जी कोर मेरे हाथ में आ गिरा। पूरा बोटैनिकल गार्डन उसी पल सूखने लगा। मैंने एनर्जी कोर निगल लिया। ठंडी जीवन शक्ति मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरी पीठ पर जबरदस्ती निकली हड्डी जैसी भुजाओं की वजह से बने घाव तेजी से भरने लगे। जड़ों के मलबे के बीच मुझे उस विशेष पुलिस दल का सामान मिला। एक टाइप 95 राइफल, 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और खून से सना हुआ एक नक्शा। नक्शे में लाइब्रेरी की जगह पर खोपड़ी का निशान बना था। उसके पास एक लाइन लिखी थी, यहाँ घोंसला है, पास मत आना। अब वहां जो चीज पनप रही थी, उसका समय से पहले सामने आना तय था। मैंने टैक्टिकल बैग अपनी पीठ पर डाला और लाइब्रेरी की दिशा में देखा। वहां मेरे लिए और भी एनर्जी कोर्स इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं सीधे लाइब्रेरी नहीं गया। मेरे शरीर के अंदर 2 शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। कनखजूरा का जहरीला प्रभाव और पेड़ की जीवन शक्ति। मेरी त्वचा कभी ठंडी तो कभी गर्म हो रही थी। मेरी हड्डियों के अंदर से अजीब दबाव महसूस हो रहा था। मुझे किसी जगह पर जाकर दूसरा शुद्धिकरण पूरा करना जरूरी था। मैंने एक मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर 20 से ज्यादा छात्र कोने में छिपे हुए थे। पीछे चले जाओ। किसी ने भी जरा सी आवाज निकाली तो उसे बाहर फेंक दूंगा। वे डरे हुए पीछे की ओर रेंगते हुए चले गए। मैं मंच पर पालथी मारकर बैठ गया। मैंने आंखें बंद की और ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर नियंत्रित करना शुरू किया। दर्द बेहद तेज था। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। शुद्धिकरण की दिशा चुने। ए एग्लिटी टाइप शैडो असासिन। बी स्ट्रेंथ टाइप जायंट स्पिरिट। सी डिफेंस टाइप बोन टायरेंट। पिछले जन्म में मैंने ए चुना था, लेकिन इस जन्म में मुझे ऐसा बनना था जो हमला भी कर सके और सब कुछ झेल भी सके। मेरी रीढ़ की हड्डियां तेजी से बढ़ने लगीं। सफेद हड्डी के कांटे त्वचा को चीरते हुए बाहर निकल आए और मेरी पीठ का आकार बदलने लगा। काले कवच जैसे हिस्से छाती से फैलकर दोनों कंधों को ढकने लगे। मेरी जांघों पर बैंगनी निशान फैल गए। मेरी उंगलियां लंबी हो गईं और नाखून धातु जैसी धारदार ब्लेड में बदल गए। माथे के दोनों ओर राक्षसी सींगों जैसी आकृति उभर आई। दूसरे स्तर का प्रारंभिक बोन टायरेंट। नई क्षमता बोन आर्मामेंट। अलग आभा।
शक्ति में 300% वृद्धि। मैं खड़ा हो गया। मेरे हड्डी के कवच के हिस्से आपस में जुड़ते हुए आवाज करने लगे। अब मेरी एक मुट्ठी शहर की दीवार को भी तोड़ सकती थी। धड़ाम! क्लासरूम का पिछला दरवाजा जोरदार टक्कर से टूट गया। लकड़ी के टुकड़े और धूल हवा में फैल गई। एक विशाल बदबूदार दूसरे स्तर का स्टिचिंग कॉर्प्स अंदर घुस आया। उसके 3 विकृत सिर और 7-8 मोटी भुजाएं थीं। वह कई लाशों के विकृत होकर एक साथ जुड़ने से बना हुआ दिखाई दे रहा था। कोने में बैठे छात्र डर के मारे चीख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं अपना दूसरा स्तर का विकास पूरा कर चुका था। बोन टायरेंट! मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने ठंडी नजरों से उस स्टिचिंग कॉर्प्स को अपनी ओर आते देखा। उसकी कई भुजाएं तेज हवा को चीरती हुई मेरी छाती पर आकर लगीं। टन्नन! धातु जैसी आवाज गूंजी। उसके पंजे मेरे हड्डी के कवच को तोड़ तक नहीं पाए। सिर्फ एक हल्का निशान पड़ा। बस इतना? बहुत कमजोर हो, मेरा बचाव तक नहीं तोड़ सकते। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। हड्डी की धार तेजी से बढ़ी। मेरी पूरी ताकत एक ही वार में उसके बीच वाले सिर पर जा पड़ी। धड़ाम! वह सिर तुरंत नष्ट हो गया। भयंकर ताकत के कारण स्टिचिंग कॉर्प्स का शरीर पीछे जाकर दीवार से टकराया और दीवार का एक हिस्सा टूट गया। एक ही वार में खत्म। मैंने पीछे बैठे डरे हुए छात्रों की ओर एक खंजर फेंका। जिंदा रहना है तो इसे इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी मारना सीखो। मैंने उनकी तरफ दोबारा नहीं देखा और क्लासरूम से बाहर निकल गया। बाहर गलियारे में और भी ज़ॉम्बी की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ मेरे राज्याभिषेक के समारोह की तोपों जैसी थीं। मैं सीढ़ियों से सीधे चौथी मंजिल के आर्ट डिपार्टमेंट के म्यूजिक रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, आसपास का माहौल अजीब तरह से शांत था। कालीन नमी से भरा हुआ था और उस पर कदम रखते ही अजीब आवाज आ रही थी। दीवार पर मोजार्ट और बेथोवन की तस्वीरें गंदगी से ढकी हुई थीं, जैसे वे इस निराशा को देखकर रो रहे हों। अचानक मेरे कानों में तेज दर्द उठा। सबसे अंदर वाले रिहर्सल हॉल से बहुत तेज हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आ रही थी। यह मेंटल टाइप म्यूटेशन का संकेत था। मेंटल टाइप एनर्जी कोर की दुर्लभता स्ट्रेंथ टाइप से 10 गुना ज्यादा थी। मेरे शरीर के अंदर मौजूद अस्थिर जीन को नियंत्रित करने के लिए यह बेहद जरूरी था। मैंने जोर से साउंड प्रूफ दरवाजा खोल दिया। सामने एक शानदार स्टाइनवे पियानो के सामने एक आदमी बैठा था। वह टेलकोट पहने हुए था। वह विभाग का प्रमुख था। उसकी तर्जनी लंबी होकर हड्डी की तलवार जैसी बन चुकी थी और वह तेजी से पियानो के दबा रहा था। पियानो के आसपास कई छात्र पड़े हुए थे और उसके चारों ओर भयानक स्थिति थी। म्यूटेशन से बदला हुआ विभाग प्रमुख एक और की दबाता है। हवा अचानक मुड़ने लगती है। पारदर्शी तरंगें हवा की टोप की तरह मेरी ओर आती हैं। मैंने अपना हाथ उठाकर बचाव किया। बोन आर्ममेंट जोर से कांप उठा और उसकी सतह पर बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। साउंड वेव का भौतिक रूप? दिलचस्प है। विभाग प्रमुख ने अजीब तरीके से हंसते हुए अपना मुंह खोला। कम आवृत्ति वाली ध्वनि पूरे कमरे में फैल गई। आसपास का सुरक्षा कांच टूटकर बिखर गया और ऊपर के लैंप नीचे गिरने लगे। मर जाओ! मैं तेज आवाजों की उस लहर को चीरते हुए आगे बढ़ा। मेरी त्वचा से खून निकलने लगा और शरीर के अंदर कंपन महसूस होने लगा। लेकिन मेरी आंखों में हत्या का इरादा और भी बढ़ता गया। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। विभाग प्रमुख की 10 हड्डी जैसी उंगलियां अचानक पियानो से उठीं और चाकू जैसी धार के साथ मेरी छाती के कवच की ओर बढ़ीं। शैडो किल! मरने की इतनी जल्दी है? मैंने अपनी बांग से हमला रोका। मेरे दाहिने हाथ की हड्डी की तलवार बैंगनी जहरीली ऊर्जा के साथ तेजी से बड़ी हुई और मैंने उसे आड़ा वार किया। छराक! विशाल स्टाइनवे पियानो 2 हिस्सों में कट गया। विभाग प्रमुख का शरीर भी उसी वार से नीचे गिर गया। तुम्हारा संगीत बहुत खराब है। मैंने उसका सीना दबाकर हड्डी की तलवार से वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। एक हल्का नीला बिजली जैसी चमक वाला एनर्जी कोर नीचे गिरा। मैंने उसे उठाकर निगल लिया। ठंडी बिजली जैसी ऊर्जा सीधे मेरे दिमाग तक पहुंची। मेरी सुनने की क्षमता फिर से बहुत बढ़ गई। अब मैं नीचे मौजूद जॉम्बी के शरीर में बह रहे खून की आवाज तक साफ सुन सकता था। तभी कमरे के कोने में रखी लोहे की अलमारी से बहुत हल्की सांस लेने की आवाज आई। बाहर आओ। मैं अच्छे लोगों को नहीं मारता, मैंने ठंडी आवाज में कहा। अलमारी का दरवाजा कांपते हुए खुला। एक सर्वाइवर टैबलेट पकड़े हुए बाहर रेंग कर आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे मत मारो, इसे देखो, ये लाइब्रेरी के अंदर का लाइव थर्मल इमेजिंग मैप है। स्क्रीन पर अनगिनत लाल बिंदु दिखाई दे रहे थे और सबसे अंदर एक बहुत बड़ा लाल आकार था जिसे बेहद भारी ऊर्जा तरंगें निकल रही थी। ये सिर्फ जॉम्बी पैदा नहीं कर रहा, ये एक किंग पैदा कर रहा है। सर्वाइवर ने घबरा कर निकला। मैं जानता हूं अंदर कैसे जाना है और मुझे यह भी पता है कि उसकी कमजोरी कहां है। लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे बचे? मैंने थर्मल मैप पर मौजूद उस विशाल लाल आकृति को देखा। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। किंग? बिल्कुल सही। चेनमो ने कांपते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक टूटा फूटा उपकरण ऊपर किया। मैंने रिवर्स साउंड वेव कैंसलर बनाया था। यह केवल 30% आवाज को रोक सकता है, लेकिन इससे मैं किसी तरह बच गया। मैंने भौं उठाई। कमाल के हो। तुम्हारा नाम क्या है? चेनमो, फिजिक्स डिपार्टमेंट का तीसरे साल का छात्र। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। या तो यहीं रहकर जॉम्बी होने का नाटक करो, या अपना ये कबाड़ लेकर मेरे साथ चलो। चेनमो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं आपके साथ चलूंगा।
दोनों जैसे ही म्यूजिक रूम से बाहर निकले, खिड़की के बाहर अचानक बादलों जैसी भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। लेकिन वह बारिश या बिजली की आवाज़ नहीं थी, वह सेना की दूर तक मार करने वाली रॉकेट तोपों की आवाज़ थी। क्षितिज पर काली लहर जैसी भीड़ तेजी से आगे बढ़ रही थी। भारी तोपों और जमीन को जलाने वाली सैन्य रणनीति से भगाई गई लाखों जॉम्बी की भीड़ पूरे विश्वविद्यालय क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। जॉम्बी के प्रकट होने के सिर्फ 4 घंटे बाद जांगचंग यूनिवर्सिटी पूरी तरह घेर ली गई। सेना ने 2 किलोमीटर दूर क्लाउड बॉम्ब गिराए। एक विशाल आग का गोला उठा। आग ने पूरी सड़क को निगल लिया और धमाके की लहर से आसपास की इमारतों के कांच टूट गए। जॉम्बी स्वभाव से कम तापमान और ज्यादा इंसानों वाली जगह की ओर बढ़ रहे थे, और वह जगह थी हमारा विश्वविद्यालय क्षेत्र। असली नरक अब शुरू हुआ था। मैंने उस अंतहीन जॉम्बी की भीड़ को देखा। मेरी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि किसी शिकारी की तरह मेरे अंदर उत्साह भर गया था। तुम्हारा ड्रोन कितनी दूर तक उड़ सकता है? मैंने पूछा। लगभग 2 किलोमीटर, चेनमो ने निगलते हुए कहा। लेकिन सिग्नल में परेशानी हो सकती है। इतना काफी है। मैंने कैंपस के बीच खड़े क्लॉक टावर की ओर इशारा किया। वहां चलो, मुझे इन मेहमानों के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करना है। मैं और चेन मो क्लॉक टावर की छत पर खड़े थे। तेज हवा हमारे कपड़ों को उड़ा रही थी। सामने हर तरफ आग लगी हुई थी। अनगिनत जॉम्बी हमारी तरफ दौड़ रहे थे। कम से कम 1 लाख। पूरे शहर के पूर्वी हिस्से के जॉम्बी यहाँ जमा हो चुके थे। मेरी नजरों में इस भीड़ के बीच 10 से ज्यादा दूसरे स्तर के टायरेंट भी थे। यहाँ तक कि ट्रक जितना बड़ा तीसरे स्तर का जायंट स्पिरिट लॉर्ड भी मौजूद था। सेना जॉम्बी को अपनी भारी गोलाबारी से एक जगह धकेल कर पूरी भीड़ को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इन म्यूटेंट्स की विकास गति को बहुत कम आंका था। मैंने छत की जमीन की ओर देखा। वहां दर्जनों रासायनिक पदार्थों की बोतलें रखी थीं। चेनमो ने रुई और अल्कोहल से कुछ साधारण फायर बॉम्ब भी बनाए थे। लेकिन सबसे जरूरी चीज एक पारदर्शी सीलबंद बैग था। उसमें साउंड वेव म्यूटेंट से निकाला गया एक फेरोमोन ग्लैंड रखा था। चैनमो, इसे ड्रोन पर लटका दो, फिर इसे स्पोर्ट्स हॉल के ऊपर ले जाकर फोड़ देना। स्पोर्ट्स हॉल में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक ब्रदरहुड समूह जमा था। उन्होंने वहां एक क्रूर शिविर बना रखा था और आमतौर पर बुरे काम करते थे। वह जगह जॉम्बी के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्रों में से एक थी, और यह ग्रंथि सामान्य जॉम्बी के लिए बहुत शक्तिशाली संकेत देने वाली थी। अगर इसे स्पोर्ट्स हॉल के ऊपर फैलाया जाता तो पूरी जॉम्बी भीड़ का मुख्य हिस्सा उसी दिशा में चला जाता। चेनमो थोड़ा झिझका, लेकिन वहां अभी भी सर्वाइवर्स हैं। मैंने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर उसे छत के किनारे की ओर खींचा। नीचे जॉम्बी लगातार इमारत से टकरा रहे थे। मैंने सख्त आवाज में कहा, ध्यान से देखो, अगर जॉम्बी इस इमारत में घुस गए तो अंदर मौजूद सभी सर्वाइवर्स खत्म हो जाएंगे। मुख्य भीड़ को हटाने के लिए एक चारे की जरूरत है। स्पोर्ट्स हॉल में मौजूद वह क्रूर गिरोह इस काम के लिए बिल्कुल सही है। चेनमो ने सामने के नरक जैसे दृश्य को देखा। फिर उसने मेरी ठंडी और दृढ़ आंखों की ओर देखा। आखिरकार उसने दांत भींचकर सिर हिला दिया। उसने ड्रोन को नियंत्रित किया। ड्रोन उस खतरनाक पदार्थ को लटकाए हुए धीरे धीरे 2 किलोमीटर दूर स्पोर्ट्स हॉल की ओर उड़ गया। उसी समय स्पोर्ट्स हॉल के अंदर ब्रदरहुड का नेता सामान के ढेर पर आराम से बैठा था। थी वो कुछ लड़कियों को जबरदस्ती अपने पास रखे हुए था और शराब पीते हुए जोर जोर से हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये कैसी दुनिया का अंत है, अब मैं ही इस दुनिया का राजा हूं। उसकी हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि धड़ाम, स्पोर्ट्स हॉल की छत पर लगा कांच का रोशनदान अचानक टूट गया। एक ड्रोन हवा में आकर रुक गया। उसके नीचे लगा सामान अचानक खुल गया। बैंगनी काले रंग का वो पदार्थ सीधे बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच जा गिरा। उसी समय ड्रोन भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल उस पदार्थ से बेहद तेज और तीखी गंध चारों ओर फैल गई। जो जॉम्बी बाहर बिना दिशा के घूम रहे थे और टीचिंग बिल्डिंग पर हमला कर रहे थे, वे अचानक रुक गए। एक ही पल में पूरी जॉम्बी भीड़ ने जैसे किसी अदृश्य आदेश को महसूस किया। सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाकर उसी दिशा में देखना शुरू कर दिया।